नमस्कार, मी लक्ष्मण. आपण पाहताय आपला आवाजमध्ये आपण सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आज राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराज यांची तिथीनुसार शिवजयंतीच्या निमित्ताने सर्व शिवप्रेमी आणि आपला आवाज न्यूज नेटवर्कचे सर्व प्रेक्षक व हितचिंतकांना मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. आज तिथीप्रमाणे असलेल्या शिवजयंतीवरती कोरोनाचं देखील सावट पाहायला मिळालं. आज जुन्नरमध्ये देखील शिवप्रेमींचा तुरळक प्रतिसाद पाहायला मिळाला. तिथीप्रमाणे येणाऱ्या शिवजयंतीला कोरोनाचे सावट. शिवजयंतीला येणाऱ्या शिवप्रेमींची संख्या घटली. शिवजयंतीला शिवजन्मभूमी जुन्नर आणि पिंपरीमध्ये तुरळक प्रतिसाद. कोरोना विषाणूच्या संसर्ग वाढीचा धोका लक्षात घेऊन शिवप्रेमींची संख्या घटली. कोरोनाच्या संसर्ग वाढीचा धोका लक्षात घेऊन संसर्ग रोखण्यासाठी प्रशासन सज्ज. संसर्ग वाढीचा धोका असल्याने कोणत्याही कारणाने गर्दी होणार नाही, यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून विशेष दक्षता. आज तिथीनुसार असलेल्या शिवजयंतीसाठी मोठी गर्दी असते, मात्र आज या कोरोनामुळे फारशी गर्दी दिसून आली नाही. त्याचप्रमाणे पिंपरी या ठिकाणी देखील शिवजयंतीसाठी उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद दिसत नाहीये. महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाचं संकट हे गडद होत चाललेलं आहे. पुण्यामध्ये कोरोनाग्रस्त रुग्ण हे 8, मुंबईमध्ये 2 तर नागपूरमध्ये 1 असे राज्यामध्ये एकूण 11 कोरोनाग्रस्त रुग्ण असल्याची माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून दिली. ट्रॅव्हल कंपनी मार्फत दुबईत गेलेल्या 40 जणांच्या टीममधील 9 तर एका टॅक्सी चालकाचा पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये समावेश आहे. म्हणून जबाबदारीने, अतिशय जबाबदारीने ज्या लॅब कदाचित राज्याची आपलं राज्य सरकारची किंवा एखादी अशी खाजगी जी जबाबदारीने काम करणारी लॅब असेल त्यांना आपण ही परवानगी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करू शकतो. नाही, त्यांना सुद्धा सगळ्यांना आमची विनंती आहे की शक्यतो ह्या गर्दीची जी काही ठिकाण आणि जी आपले सणवार आहेत ते टाळावेत किंवा पुढे नाही. राज्य सरकार जसं मी सांगितलं ना की तातडीने जसं पुण्यावरून आम्हाला एक सूचना आली की शाळा कॉलेज बंद करावे, तर 2 दिवस आपण लक्ष देऊया, कारण तशी 10वीची परीक्षा पण सुरू आहे. एक मिनिट. आणि जर का आपल्याला असं वाटलं की नाही खरोखर हे करणं गरजेचं आहे, तर करायचं जे गरजेचं आहे ते गरजेचं आहे, मग तिकडे अपवाद होणार नाही. पवार साहेब पण आज आलेले होते आणि ते सुद्धा आपल्या सगळ्यांची मतं सारखीच आहेत. आणि कुठेही हे जे संकट आहे हे संकट हातपाय पसरण्याच्या पूर्वीच आपण आटोक्यात आणलं पाहिजे, याच्यावरती सगळ्यांचं एकमत आहे. अगदी विरोधी पक्षाचं सुद्धा आहे. मास्क लावून फिरण्याची आवश्यकता नाही. जसं हे मागे पण सांगितलं होतं की ज्यांना सर्दी खोकला झालेला असेल त्यांनी कृपा करून त्यावेळेला तोंडावरती नाकावरती रुमाल धरावा. हात सुद्धा वेळोवेळी त्या हँड सॅनिटायझरने साफ करावे. जिथे शक्य असेल, समजा घरी असतील कुठे असतील तर साबण आणि पाण्याने करणं. अदरवाईज ते सॅनिटायझरच्या बाटल्या पण मिळतात, त्यांनी करावं. हात स्वच्छ ठेवणं, कमीत कमी वेळेला चेहऱ्याला हात लावणं आणि हस्तांदोलन आणि साधारणतः गर्दीत एक हातभर दूर. दिल्ली के दंगों में ना सिर्फ मुसलमान मरा, ना सिर्फ हिंदू मरा, अगर कोई मरा तो इंसान मरा, अशा कडक शब्दांमध्ये शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉक्टर अमोल रामसिंग कोल्हे यांनी लोकसभेमध्ये दिल्ली हिंसाचाराच्या घटनेची निंदा केली. नेमकं काय म्हणाले खासदार डॉक्टर अमोल कोल्हे, पाहूयात. Allow me to speak on behalf of Nationalist Congress Party. I strongly condemn जो दिल्ली में हिंसाचार की घटनाएं हुई, उनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है. मैं ना किसी की तरफ अंगुली निर्देश करना चाहता हूं, ना किसी को पर दोषारोप करना चाहता हूं, लेकिन एक असलियत की तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन दंगों में ना सिर्फ हिंदू मरा, ना सिर्फ मुसलमान मरा, इन दंगों में अगर कोई मरा तो इंसान मरा. जो खून बहा वो ना हिंदू का बहा, ना मुसलमान का बहा, वो खून इंसान का बहा. जो लाशें नालियों में मिली, उन लाशों की तरफ न सिर्फ हिंदू की नजरिया से देखा जाए, न सिर्फ मुसलमान की नजरिया से देखा जाए, बल्कि उनकी तरफ उस नजरिया से देखा जाए कि उन लाशों में जब प्राण थे तब वो किसी का भाई था, किसी का बेटा था, किसी का पति भी था. इसमें नुकसान प्रॉपर्टी का हुआ, जानो माल का हुआ, लेकिन इसी के साथ देश की गरिमा की भी बहुत बड़ी क्षति पहुंची है. इस दंगों की पार्श्वभूमि पे कुछ सवाल जहन में आते हैं. बहुत ही साधारण से सवाल है. Was Delhi police not capable to control the situation? And if yes, if Delhi police was capable of controlling the situation, why it did not exercise its ability in full capacity? एक सवाल, बहुत साधारण सा सवाल है. दूसरा सवाल है,
अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष की विजिट जैसी वीवीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर इंटेलिजेंस के इनपुट्स में कोई कमी थी? अगर कोई कमी नहीं थी तो क्या इन इनपुट्स को नजरअंदाज कर दिया गया? तीसरा सवाल है, कुड द हेट स्पीचेस नॉट बी कंट्रोल्ड? बयानबाजी हो रही थी, हर कोई अपने मन की बात बोल रहा था, इन पे कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती थी। और चौथा सवाल है कि इस सब की जिम्मेदारी किस पे आती है और वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है या नहीं? इन दंगों के अगर कुछ रीजंस देखे जाए अध्यक्ष महोदय, तो उनमें हेट स्पीच, प्रोवोकेशन, कन्फ्रंटेशन, सीए प्रोटेस्ट, मास मोबिलाइजेशन एंड रिलीजियस नेशनलिज्म। हेट स्पीचेस देने वालों से क्या हम कभी पूछेंगे कि जो बच्चे अनाथ हुए हैं, जो बहनें विधवा हुई हैं, उनकी आंखों में आंखें डालकर वापस एक बार ये हेट स्पीचेस देने वाले लोग अपनी स्पीचेस की गलती को कबूलेंगे? क्या वो 11 साल की बच्ची जिसके बाप को रास्ते पे घसीटते हुए मार दिया गया, उस 11 साल की बच्ची के आंखों में आंखें डाल के अगर 56 इंच की सीने में एक दिल है इंसान का, तो वो इंसान क्या उस 11 साल की बच्ची के आंखों में आंखें डाल के बोलेगा कि हाँ, हम में कोई कमी रह गई है? दूसरी बात सर, एक अपने देश को एक श्राप लगा है रिलीजियस नेशनलिज्म का। अगर पैदा होते हुए ना आप, ना हम, ना यहाँ पे बैठा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे के नहीं आया किस मजहब में पैदा होना है, किस जाति में पैदा होना है, किस धर्म में पैदा होना है, तो उसके बाद पैदा होने के बाद उस धर्म को लेकर उस सांप्रदायिक राजनीति का सहारा हमें क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि सर अभी छोटे बच्चे भी, छोटे मासूम बच्चे भी मासूमियत छोड़कर पूछने लगे हैं मजहब का मतलब क्या होता है। अगर देश का ये आलम है तो इस देश का भविष्य उज्जवल कैसे होगा, ये सवाल इस देश के आज जहन में आता है। तीसरा एक बहुत अहम मुद्दा है वो सीए प्रोटेस्ट का। गवर्नमेंट की एक बहुत प्यारा नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं इस सदन से यही पूछना चाहता हूं कि अगर देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के दिल में कुछ शक है, कुछ संदेह है, तो क्यों हम उस संदेह को नहीं निकाल सकते? क्यों एक संवाद नहीं कर सकते? क्यों उनके दिल में वो विश्वास नहीं पैदा कर सकते? क्योंकि अगर सबके दिलों में विश्वास नहीं होगा तो कहां से सबका साथ होगा, और सबका साथ नहीं होगा तो कब सबका विकास होगा? और इस पार्श्वभूमि पे मैं महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार का अभिनंदन करता हूं इस बात के लिए, क्योंकि जैसे शाहीन बाग का जो उल्लेख हुआ है, ऐसे प्रदर्शन, ऐसे धरने महाराष्ट्र में कई जगह पे हो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र 2 मिनट से महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एक संवाद बनाया रखा है, एक डायलॉग बनाया रखा है, इसलिए वजह से भाईचारा अब भी वहां पे महाराष्ट्र में वैसे की वैसे कायम है। अंत में मैं सिर्फ एक ही बात का जिक्र करना चाहता हूं, ऐसा एक वाकया, ऐसा एक इंसिडेंट अपने देश में हुआ था। तब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वहां की स्टेट गवर्नमेंट को एक नसीहत दी थी, राज धर्म का पालन हो। मैं सिर्फ वही याद दिला के इस सदन से दरख्वास्त करता हूं, इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो और निष्पक्षता से जांच होकर जिन्हें भी आहत पहुंची है उन्हें अच्छी तरह से रिहॅबिलिटेट किया जाए। सध्या सौदी अरेबिया आणि रशिया यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या तेल युद्धामुळे जागतिक पातळीवरती कच्च्या तेलाचे दर घसरले आहेत। जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर गडगडल्याच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेल दरात मोठी कपात केली आहे। सौदी अरेबिया आणि रशिया यांच्यातील तेल युद्धामुळे कच्च्या तेलाचे दर घसरले। कच्च्या तेलाचे प्रति बॅरलचे दर $37 पर्यंत खाली आले। सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेल दरात केली मोठी कपात। तेल कंपन्यांकडून बुधवारी पेट्रोल दरात लिटर मागे 2.69 रुपये तर डिझेल दरात 2.33 रुपयांची कपात। दर कपातीनंतर दिल्लीत पेट्रोलचे दर 70.20 तर डिझेलचे दर 63.1 रुपये प्रति लिटर प्रमाणे होते विक्री। पेट्रोल आणि डिझेल दरात लिटर मागे आणखी 5 ते 6 रुपयांची कपात होण्याची शक्यता असल्याचं कंपन्यांनी व्यक्त केलंय।
तेल कंपन्यांकडून बुधवारी पेट्रोल दरामध्ये लिटर मागे 2.69 रुपयांची तर डिझेल दरात 2.33 रुपयांची कपात करण्यात आली. मतदारांना दिलेल्या आश्वासनांचा मध्य प्रदेश सरकारला विसर पडल्याने शेतकरी आणि बेरोजगार तरुण त्रस्त झाले आहेत, असा आरोप काँग्रेसचे युवा नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी करत भाजपचे कमळ हाती घेतले आहे. ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा काँग्रेसला रामराम. काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत हातात घेतले भाजपचे कमळ. मध्य प्रदेश सरकारच्या आश्वासनांनी शेतकरी बेरोजगार तरुण त्रस्त, ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी केला आरोप. काँग्रेसमध्ये नवीन नेतृत्वाला वाव नसल्याची ज्योतिरादित्यांनी केली खंत व्यक्त. ज्योतिरादित्यांच्या राजीनाम्याने काँग्रेसला धक्का. भाजपचे मध्य प्रदेशमध्ये ऑपरेशन लोटस. ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्या उपस्थितीमध्ये बुधवारी भाजपमध्ये प्रवेश केला. काँग्रेसमध्ये नवीन नेतृत्वाला वाव नसल्याची खंत व्यक्त करीत जीवनावरती प्रभाव टाकणाऱ्या 2 महत्त्वाच्या तारखांचा उल्लेख त्यांनी केला. यात पितृछत्र हरपल्याची एक तारीख असल्याचे त्यांनी सांगितले. वडील स्वर्गीय माधवराव शिंदे यांच्या आठवणींना त्यांनी उजाळा दिला. मेरे जीवन में 2 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण रही. व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को बदल के रख लेते हैं. और मेरे जीवन में वो 2 दिवस, पहला दिवस 30 सितंबर 2001, जिस दिन मैंने अपने पूज्य पिताजी को खोया. एक जीवन बदलने का दिवस था मेरे लिए. और उसी के साथ दूसरी तारीख 10 मार्च 2020, जो उनकी 75वीं वर्षगांठ थी, जहां जीवन में एक नई परिकल्पना, एक नया मोड़ का सामना करके एक निर्णय मैंने लिया है. मैंने सदैव माना है जिंदगी में कि हमारा लक्ष्य इस भारत मां में जनसेवा होना चाहिए और राजनीति केवल उस लक्ष्य की पूर्ति करने का एक माध्यम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं. मेरे पूज्य पिताजी ने, और जो पिछले 18-19 वर्षों में समय मुझे मिला है, प्राणपण के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ प्रदेश की और देश की सेवा करने की कोशिश की है. भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा. लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है. और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी. और 3 मुख्य बिंदु हैं. एक तो वास्तविकता से इंकार करना, और वास्तविकता से इंकार करके जो इबारत लिखी जाती है उसका समावेश न करना, जड़ता का एक जो वातावरण उत्पन्न है, और उसी के साथ जो एक नई सोच, विचारधारा, जो एक नया नेतृत्व को
सही मान्यता न मिलना। मैं मानता हूं कि इस वातावरण में जहां राष्ट्र स्तर पर यह स्थिति हो चुकी है, वहीं मेरे गृह राज्य में जो मेरा दिल का भाग है, मेरा मध्य प्रदेश, एक सपना हमने पिरोया था जब 2018 में वहां सरकार बनी थी, लेकिन 18 महीने में वे सपने पूरी तरह से बिखर गए। चाहे हम किसानों की बात करें, जहां कहा गया था कि 10 दिन में हम ऋण माफ करेंगे, 18 महीने बाद भी वो नहीं हो पाया है। आज भी पिछले फसल का बोनस ना मिल पाया, ओलावृष्टि की मुआवजा ना मिल पाई, और जो स्वतः मैंने एक आंदोलन छेड़ा था सत्याग्रह का, मंदसौर के गोलीकांड के बाद, आज भी हजारों किसान हैं मध्य प्रदेश में जिनके विरुद्ध आज भी केस आज भी लगे हुए हैं। तो जहां आज किसान त्रस्त है, नौजवान भी बेबस हो चुका है, रोजगार के अवसर नहीं। वचन पत्र में कहा गया था कि हर महीने प्रति माह एक अलाउंस दिया जाएगा, उसकी सूद नहीं। और उसी के साथ जहां रोजगार के अवसर नहीं उत्पन्न हो पाए हैं, वहां भ्रष्टाचार के बड़े अवसर उत्पन्न हो चुके हैं। आज एक ट्रांसफर उद्योग चल रहा है मध्य प्रदेश में, रेत का माफिया चल रहा है मध्य प्रदेश में। और जब यह स्थिति राष्ट्र स्तर पर अलग विडंबना, राज्य स्तर पर अलग स्थिति, और जब सत्य के पथ पे कोई व्यक्ति चलता है, मूल्यों के आधार पर कोई व्यक्ति चलता है, तो तब मैंने निर्णय लिया कि आज अगर भारत माता और भारत को हमें प्रगति और विकास के रास्ते पे चलाना होगा, तो आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाएं। शिंदेंच्या पक्षप्रवेशाच्या छोटेखानी कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा खासदार विनय सहस्रबुद्धे, मध्य प्रदेशचे प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, दिल्ली प्रभारी श्याम जाजू तसेच इतर नेते उपस्थित होते। जुन्नर येथील शिवनेरीचा बुलंद आवाज, आपला आवाज जगात कधीही कोठेही पाहण्यासाठी यूट्यूबला आपला आवाज टाइप करून आजच सबस्क्राइब करा, तसेच बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि पहा ताज्या घडामोडी तुमच्या मोबाईलवर।